देवरानी जेठानी की पहली जादुई रसोई। माँ, कहाँ हो आप? देखिए हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। क्या बात है, आज मेरे दोनों बेटे काफी खुश लग रहे हैं। माँ, हमारा एक दोस्त आगरा गया था। आपको आगरा के पेठे काफी पसंद है ना, इसलिए वो आपके लिए आगरा के मशहूर पेठे लेकर आया है। अरे जल्दी खाइए, बताइए कैसा है। साहिल की बात सुन मैनावती अपने दोनों बेटों को देखने लगती है। तभी अचानक जतिन और साहिल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ, हमें माफ कर देना, हम तो भूल ही गए थे कि। कोई बात नहीं बच्चों, गलती हो जाती है, इसमें तुम्हारा भी क्या कसूर है। अगर वो हादसा ना हुआ होता तो आज मुझे तुम दोनों को ऐसे उदास ना देखना पड़ता। खैर छोड़ो। इतना कहकर मैनावती पेठा खाने लगती है। इसके स्वाद का तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन खुशबू तो इसकी वैसी ही है। माँ, एक दिन देखना, आप जरूर ठीक हो जाओगी। इतना कहकर मैनावती के दोनों बेटे उसके सामने रोने लगते हैं। 2 साल पहले मैनावती के गले में इन्फेक्शन हुआ था। इन्फेक्शन तो मेडिसिन से ठीक हो गया, लेकिन इन्फेक्शन की वजह से मैनावती अपने टेस्ट बड्स को खो चुकी थी। मैनावती चाहे जो भी कुछ खा ले, उसे किसी भी चीज का स्वाद नहीं आता था, जिसके चलते मैनावती हमेशा उदास रहती थी। ऐसे ही समय गुजरता है और मैनावती एक ही मंडप में अपने दोनों बेटों की शादी कर देती है और धूमधाम से अपनी दोनों बहुओं का गृह प्रवेश करती है। साहिल, जतिन बेटा, जाओ अपनी अपनी पत्नियों को अपने कमरे में ले जाओ, काफी थक गई होंगी। ऊपर से गर्मी भी है, मैं जल्दी से तुम लोगों के कमरों में ठंडा ठंडा शरबत भिजवाती हूँ। माँ जी, आप कहें तो मैं शरबत बना दूं? मैं बहुत अच्छा शरबत बनाती हूँ, आपको मेरे हाथ का शरबत बहुत पसंद आएगा। नहीं आलिया बहू, अभी तो तुम आई हो और अभी से ही रसोई में जाने की बात कर रही हो। फिर कभी बनाकर पिला देना शरबत। तुम लोग अपने अपने कमरे में जाओ, मैं शरबत भिजवाती हूँ। मैनावती अपनी छोटी बहू आलिया की बातों को टालते हुए उन्हें उनके कमरे में भेज देती है और ऐसे ही शादी का पहला दिन गुजर जाता है और आज दोनों देवरानी जेठानी की पहली रसोई की रस्म होती है। भाभी, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए। मैंने तो लिस्ट बना रखी है कि हम लोग अपनी पहली रसोई में क्या क्या बनाएंगे। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी सुबह सुबह घर में कोई हैवी खाना खाता होगा। एक काम करते हैं, हम फिलहाल अपनी रसोई को छोड़कर सबके लिए चाय बना लेते हैं। दोनों देवरानी जेठानी मिलकर सबके लिए चाय बनाने लगती हैं। तभी अचानक शोभा शुगर पाउडर समझकर चाय में गलती से नमक डाल देती है और वही चाय ले जाकर सबको दे देती है। माँ जी, ये लीजिए, अपनी बहुओं के हाथ की चाय पीजिए। शोभा अपनी दोनों बहू की हाथ की बनाई हुई चाय पीती है। चाय में नमक था, लेकिन अपने टेस्ट बड्स की वजह से मैनावती को चाय में कोई स्वाद ही नहीं आता। अरे वाह बहू, तुमने बहुत बढ़िया चाय बनाई है। मैनावती के कहने पर जैसे ही जतिन साहिल चाय का पहला सिप लेते हैं तो उसे फौरन थूक देते हैं। अरे चाय बनाई है ये? अरे ये तो नमक का पानी लगता है। तुम लोगों ने चाय में चीनी की जगह नमक डाल दिया क्या? जतिन के कहने पर शोभा जैसे ही चाय पीती है तो उसे भी वो चाय कड़वी लगती है। सॉरी, वो सॉल्ट और शुगर पाउडर साथ में रखे तो इसलिए हमने गलती से चाय में चीनी की जगह नमक डाल दिया। लेकिन माँ जी, आपने चाय कैसे पी ली? क्या आपको चाय कड़वी नहीं लगी? शोभा के पूछने पर सभी लोग चुप हो जाते हैं, जिसके बाद साहिल शोभा और आलिया को अपनी माँ के टेस्ट बड्स के बारे में सारी बात बताता है, जिसे सुन दोनों बहू को अपनी सास के लिए काफी बुरा लगता है और वो उदास हो जाती हैं। तुम क्यों उदास हो रही हो? इसमें भला तुम्हारी क्या गलती? और वैसे अच्छा ही है, अब इतनी गर्मी में तुम्हें अपनी पहली रसोई का खाना बनाना नहीं पड़ेगा। चलो अब तुम जाकर आराम कर लो, मैं भी मंदिर से हो आती हूँ। दोनों देवरानी जेठानी चाहते हुए भी अपनी सास के लिए कुछ नहीं कर पाती और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन शोभा और आलिया किचन में जाती हैं तो देखती हैं कि कैसे उनके घर की नौकरानी उनकी सास के खाने में कोई भी मिर्च मसाले नहीं डाल रही है। ये क्या, तुम माँ जी को हल्दी के पानी के अंदर सब्जी उबाल के दे रही हो? छोटी मालकिन, अब बड़ी मालकिन को तो सब्जी में कोई स्वाद आता ही नहीं है, तो क्यों मसाले डालकर उन्हें बर्बाद करना। एक बात कान खोलकर सुन लो, जैसा खाना हम लोगों के लिए बनता है वैसा ही माँ जी के लिए भी बनेगा, समझी? अपना दिमाग चलाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने घर की नौकरानी की हरकत देख शोभा और आलिया काफी परेशान हो जाती हैं। वो इसके बारे में इंटरनेट पर भी सर्च करती हैं, लेकिन वहां पर भी उनको इसका कोई इलाज नहीं मिलता। शोभा, आलिया बहू, तुम दोनों को ससुराल में आए हुए कितने दिन हो गए, लेकिन तुम दोनों अभी तक अपने पगफेरे की रस्म के लिए गई नहीं। मैंने जतिन और साहिल को बोल दिया है, कल वो तुम्हें ले जाएंगे। दोनों देवरानी जेठानी अपना सामान पैक करती हैं और अपने अपने मायके निकल जाती हैं। मायके जाने के बाद भी दोनों ही बहुएं अपनी सास के लिए काफी परेशान होती हैं।
शोभा को इतना परेशान देख उसकी माँ ममता उसकी परेशानी का कारण पूछती है, जिसके चलते शोभा अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ जी की मुझसे ऐसी हालत देखी नहीं जाती। मुझे तो इस बात की खुशी है कि मेरी बेटी कितनी अच्छी बहू है। बेटा तू फिक्र मत कर, मैंने सुना है हमारे घर के पीछे जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों में एक देवी माँ का बहुत पुराना मंदिर बना हुआ है। कहते हैं उस मंदिर में जाकर हम जो भी देवी मैया से मांगेंगे वो हमें मिल जाएगा। मेरी मानो तो तुम भी वहां जाकर अपनी सास के लिए प्रार्थना करो। अपनी माँ की बात सुन शोभा बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो सारी बात अपनी देवरानी को बताती है। और अब दोनों देवरानी जेठानी उस बड़े से पहाड़ की चढ़ाई करके देवी मैया के मंदिर पहुंच जाती हैं। देवी मैया, सब कहते हैं जो भी इंसान आपसे सच्चे मन से कुछ मांगता है तो आप वो उसे दे देती हैं। हम बस आपसे यही मांगना चाहते हैं कि हमारी सास ने जो अपनी स्वाद की क्षमता खो दी है वो उन्हें वापस मिल जाए। उनकी ऐसी हालत हमसे देखी नहीं जाती। हम चाहकर भी उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। देवी मैया, अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। दोनों देवरानी जेठानी हाथ जोड़ देवी मैया से प्रार्थना करने लगती हैं कि तभी उनकी प्रार्थना से खुश होकर देवी मैया साक्षात उनके सामने आ जाती हैं। आज तक जो भी मेरे पास आया है सबने सिर्फ अपने लिए ही मांगा है, लेकिन तुम दोनों पहली हो जो अपने लिए कुछ ना मांग कर अपनी सास के लिए मांग रही हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुई। देवी मैया के इतना कहते ही उनके हाथ से सुनहरी रोशनी निकलती है जो दोनों देवरानी जेठानी के हाथों पर जाती है। अब से तुम दोनों जो भी खाना बनाओगी वो जादुई खाना होगा और उसे जैसे ही तुम्हारी सास खाएंगी तो उसे स्वाद का अनुभव होने लगेगा। देवी मैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देवी मैया। दोनों देवरानी जेठानी देवी मैया को शुक्रिया अदा करके अपना अपना सामान लेकर सीधा अपने ससुराल आ जाती हैं और आते ही सास का आशीर्वाद लेकर अब इतने दिनों बाद अपनी पहली रसोई की तैयारी करती हैं। अब ये हम देवरानी जेठानी की कोई साधारण रसोई नहीं बल्कि जादुई पहली रसोई होगी। दोनों देवरानी जेठानी मिलकर मलाई कोफ्ता, पनीर टिक्का, छोले भटूरे, पुलाव, बिरयानी, टिक्की और भी अलग अलग तरह के पकवान बनाती हैं और सभी को परोसती हैं। अरे बहू, तुमने इतना सारा खाना क्यों बनाया है? माँ जी, क्योंकि ये हम देवरानी जेठानी की पहली रसोई का खाना है। लेकिन बहू, मैंने तो तुम्हें पहली रसोई के लिए मना कर दिया था ना। तुम तो जानती हो कि मुझे किसी भी चीज का स्वाद नहीं आता। माँ जी, एक बार आप खाकर तो देखिए, आज आपको जरूर स्वाद आएगा। आलिया शोभा के बार बार कहने पर मैनावती जैसे ही पनीर खाती है। ये क्या बहू, ये मुझे अचानक पनीर का स्वाद कैसे आ रहा है? एक काम करती हूँ, खीर खाती हूँ। ये क्या, मुझे तो अब खीर का स्वाद भी आ रहा है। डाइनिंग टेबल पर जो भी रखा हुआ था मैनावती उन सब को चखती है और अब मैनावती को उन सब का स्वाद आने लगता है। ये सब कैसे हुआ? आज तक इतनी दवाइयां खाई तो मैं ठीक नहीं हो पाई, लेकिन आज ये सब अचानक। मैनावती के पूछने पर शोभा और आलिया उसे सारी बात बताती हैं, जिसे सुनकर मैनावती बहुत खुश होती है। माँ जी, ये हम देवरानी जेठानी की जादुई पहली रसोई है। तो बताइए, आपको हमारी जादुई पहली रसोई का खाना कैसा लगा? बहुत अच्छा बहू। इन 2 सालों को मैंने तो खाना सिर्फ अपना पेट भरने के लिए खाया है, लेकिन आज मैं जी भर कर खाना खाऊंगी। अब मैनावती धीरे धीरे सभी खाने को खाने लगती है। 2 सालों के बाद खाने का इतना स्वाद पाकर मैनावती पूरा खाना खा जाती है, जिसे देख उसकी दोनों बहुएं बहुत खुश होती हैं और अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर शाम को भी मैनावती के मनपसंद पकवान बनाती हैं। आहा, मटर मशरूम की सब्जी को मैं कितना याद कर रही थी। ऐसा लग रहा है 2 साल नहीं बल्कि कितनी सदियों के बाद ये सब्जी खा रही हूँ। और ये पनीर वाले पराठे, बहू तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम ना होती तो मैं तो कभी भी खाने का स्वाद नहीं ले पाती। अपनी सास को खुश देख दोनों बहुएं बहुत खुश होती हैं और अब हर रोज देवरानी जेठानी मिलकर अपनी सास का मनपसंद खाना बनाती हैं।